Good morning, students. Good Good morning. morning, ma'am. Good morning. So yesterday we discussed about the major dams which are situated on different rivers. Today we discuss about the cropping pattern who design according to the irrigation planning. ठीक है, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो ड्रॉट प्रोन एरिया में आते हैं और इसी तरीके से उनकी क्रॉपिंग पैटर्न भी चेंज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल जो डेजर्ट एरिया है या ड्रॉट प्रोन एरिया है जहाँ वाटर स्कैरसिटी पाई जाती है, वहाँ पर ज़्यादातर ड्राई फार्मिंग की जाती है. ठीक है, पंजाब हरियाणा जो ऐसे इलाके हैं जहाँ एक्सेस वाटर सप्लाई है या बहुत अच्छी वाटर फैसिलिटीज़ है, वहाँ का क्रॉपिंग पैटर्न राजस्थान के क्रॉपिंग पैटर्न से डिफरेंट है. ठीक है, तो यहाँ वो फसलें उगाई जाएंगी जो लेस वाटर में भी प्रोड्यूस की जा सकती है. तो जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो इरिगेशन फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है. देखिए यहाँ पर irrigation has also changed the cropping pattern of the many region with the farmer shifting of water intensive and commercial crops. ठीक है, जो इरिगेशन फैसिलिटीज है उसी के अकॉर्डिंग क्रॉपिंग पैटर्न्स भी चेंज हो जाते हैं. फार्मर्स अपना क्रॉपिंग पैटर्न इरिगेशन फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग ही सेट करते हैं, चाहे वो कमर्शियल क्रॉप का हो चाहे वो फूड ग्रेन्स आइटम्स का पाया जाए. This has a great ecological consequences like the salinization of the soil. At the same time, it has transformed the social landscape, increasing the social gap between the richer landlords and the landless poor. और यही कारण है कि जो एक गैप आ जाता है, इकोनॉमिकली गैप आ जाता है किसके बीच में, जो लैंडलॉर्ड फार्मर्स है, रिच फार्मर्स है वो, और लैंडलेस जो गरीब फार्मर होते हैं उनके बीच में गैप का कारण क्या माना जाता है, द एरिया विच दे बिलोंग्स टू, जिस एरिया को वे बिलोंग करते हैं. जैसे आपने काफी सुना होगा कि पंजाब और हरियाणा के जो फार्मर्स है दे आर रिच. ठीक है ना, क्योंकि वहाँ इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत अच्छी है. तो क्रॉपिंग पैटर्न से ज्यादातर कॉमर्शियल क्रॉप से दे आर जस्ट बेनिफिट. उनका जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर होता है या स्टेटस होता है वो राजस्थान के फार्मर्स से ज्यादा हाई माना जाता है. तो इस तरह से क्रॉपिंग पैटर्न इरिगेशन फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग इनके बीच में एक इकोनॉमिक गैप आ जाता है. As we can see, the dams did create conflicts between the people wanting different uses and benefit from the same water resources. इसी तरीके से डैम से भी क्या होता है, उसमें वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं. जैसे हमने पढ़ा था कि बहुत सारे ऐसे ज्वाइंट वेंचर्स हैं जो किसी एक स्टेट से नहीं, बहुत सारे स्टेट से ये मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट जुड़े हुए हैं. तो कभी कभी वाटर सप्लाई या उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी इनमें आपस में क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल इसने दिया, जैसे इन गुजरात साबरमती बेसिन फार्मर्स वर एजुकेटेड and almost cause a riot over a high priority given to the water supply in the urban areas. यानी जो गुजरात के साबरमती आश्रम के जो साबरमती बेसिन वाला एरिया है वहाँ के फार्मर ने इसलिए प्रोटेस्ट किया, इवन देन रियोट मतलब उन्होंने विरोध किया, इसलिए कि जो जितनी भी सप्लाई है वो एग्रीकल्चर फील्ड को ना होकर अर्बन एरियाज को उसको ज्यादा सप्लाई की जाती है. Particularly during the droughts, interstate water disputes are also become common with regard to sharing the cost and the benefit of the multi-purpose project. तो इस तरह से जो ड्रॉट प्रोन एरिया या ड्रॉट के टाइम इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट कॉमन होते हैं. क्यों? क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर को लेकर होते हैं, क्योंकि हर स्टेट चाहता है कि वहाँ उसकी एम्पल ऑफ वाटर सप्लाई हो सके. तो जहां मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स के बेनिफिट्स भी हैं वहीं उसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी पाए जाते हैं. समझ गए इस बात को? Yes, ma'am. यहाँ क्वेश्चन लिखिए, व्हाट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स. क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स What are the positive and negative effects of multi-purpose river projects? लिखिए. Yes, ma'am. अब देखिए कुछ फेमस कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो इन डैम्स या रिवर प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं. जैसे इसमें दिया है कि कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट है, बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है. यहाँ पर ये कर्नाटका और आंध्र प्रदेश स्टेट के बीच में ये डिस्प्यूट है.
अभी आपने रिसेंटली भी सुना होगा, ठीक है ना, कि जो दिल्ली से वाटर सप्लाई होती थी उसमें क्या किया उन्होंने, केमिकल और वो डाल दिए, जिससे जो इन राजस्थान की ओर जो सप्लाई हो रही थी, इधर के एरिया से सप्लाई हो रही थी, उससे वो पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई हो रहा था। सुना है ना अभी इन दिनों आपने, यमुना के जल में, यस मैम। है ना, उसका कलर चेंज हो रहा था। तो इस तरह से ये डिस्प्यूट्स क्या हो जाते हैं, कॉमन हो जाते हैं। जहाँ इंटर स्टेट्स मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स पाए जाते हैं वहाँ वाटर सप्लाई को लेकर आपस में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट बहुत लॉन्ग टर्म तक पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल दिया, जैसे कृष्णा गोदावरी कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है वो कर्नाटका और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के बीच में चल रहा है। इट इज रिगार्डिंग द डाइवर्जन ऑफ मोर वाटर एट कोयना by the Maharashtra government at a multi-purpose project, क्योंकि उनका मानना है कि सबसे ज्यादा डाइवर्जन कहाँ हो रहा है, महाराष्ट्रियन गवर्नमेंट की तरफ हो रहा है। This would reduce the downstream flow in their states, which adverse consequences for the agriculture and industry। इसी तरह से कुछ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का जो फ्लो होता है इनमें वाटर सप्लाई का, वो डाउनवर्ड एरियाज पे ज्यादा होता है। इससे वहां पर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल एरिया इफेक्टेड होता है। तो जहां मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन, ड्यू टू दीज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट देयर आर सम एरियाज वेयर कॉन्फ्लिक्ट इज आल्सो एग्जिस्ट। यानी ऐसे बहुत सारे एरिया है जहां इसका नेगेटिव इफेक्ट भी देखा जाता है। जैसे हमने देखा था कि जहां ये बनते हैं वहां माइग्रेशन होता है, वहाँ की जो लैंड है, वहाँ की सॉइल है वो पॉल्यूटेड हो जाती है, एक्सेस उससे बहुत ही ज़्यादा उसमें दलदली मिट्टी की पाई जाती है। तो इस तरह से उसके जहाँ पॉजिटिव इफेक्ट है वहाँ उसके नेगेटिव इफेक्ट भी पाए जाते हैं। आपकी जो मैप वर्क आता है उसमें डैम्स ऑफ रिवर्स आती है, ठीक है, आपके जो बोर्ड में भी आएगा, मार्क द हीराकुंड डैम ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ये नहीं है कि आप बिल्कुल एक्चुअल पोजीशन लगाएंगे कि यहीं पे हीराकुंड डैम है या सरदार सरोवर यहीं है। आपको ये स्टेट पता होना चाहिए कि किस स्टेट में वो किस नदी पर एग्जिस्ट है। ठीक है, तो लोकेशन बिल्कुल एग्जैक्ट होना जरूरी है और आपको स्टेट पता होना चाहिए कि कौन सा डैम किस स्टेट में है और किस रिवर पर है। क्लियर? यस मैम। अब इसमें मैप में देखिए आप यहाँ पर, ठीक है, सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ जो हमारा इंपॉर्टेंट डैम है वो है भाखड़ा नांगल डैम। यहाँ पर देख रहे हैं आप, दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे, ये आपका भाखड़ा नांगल डैम है। ठीक है, पंजाब और हरियाणा और राजस्थान के इलाकों को ये वाटर सप्लाई करता है। देख रहे हैं, दूसरा डैम, फर्स्ट डैम आपका ये है, सेकंड आपका टेहरी है। देख रहे हैं? यस मैम। यस मैम। ठीक है, उसके बाद चंबल रिवर पे कोटा बैराज, 3 डैम है चंबल रिवर पे। ये 3 डैम कनेक्टिविटी में है, राणा प्रताप, गांधी सागर और कोटा बैराज। ये तीनों डैम किस पे है, चंबल रिवर पर है। दिखाई दे रहा है? यस मैम। ठीक है, तो आपको इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह से नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम इज देयर ऑन नर्मदा नदी, गुजरात का एरिया है। सरदार सरोवर डैम, नर्मदा नदी। रिहान डैम, इंपॉर्टेंट ही बता रही, जो ज्यादातर आते हैं आपके। ठीक है, इसी तरीके से रिवर्स भी पूछी जा सकती है आपसे। ठीक है, आपको रिवर्स भी बतानी चाहिए, जैसे गंगा है यहाँ पर, ये गंगा का फ्लो है आपका। गोदावरी ठीक है, ये आपके चंबल है, ये आपकी महानदी है, नर्मदा नदी है। ठीक है, ये आपका महानदी पर हीराकुंड डैम। ठीक है, तो 1 2 3 यहाँ पर प्लेस, 4 5 और 6 ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से आपको स्टेट वाइड इनकी लोकेशन और रिवर्स के नाम याद होने चाहिए, किस रिवर पर कौन सा डैम है। जैसे चंबल, उस पे 3 डैम है, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर और कोटा बैराज। ठीक है, यस मैम। यस मैम। आपको मैप में इन्हें लोकेटेड करना भी आना चाहिए, क्योंकि मैप वर्क आता है आपका 5 to 10 मार्क्स का मैप वर्क आता है, तो वेटेज बढ़ा दिया गया है, 10 मार्क्स का वेटेज कर दिया गया है, तो मैप वर्क आपको आना चाहिए। यहाँ देखेंगे तो नागार्जुन सागर, यहाँ नागार्जुन सागर डैम है आपका इंपॉर्टेंट। पेरियार डैम केरला,
कोयना, कृष्णा नदी पे कोयना, ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट डैम्स है। ठीक है, कर लेंगे ये। Yes, ma'am. यहाँ क्वेश्चन लिखिए, mark the major dams and rivers, mark the major dams and rivers on the outline map of India, on the outline map of India. लिख लिया क्वेश्चन? Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. हम नेगेटिव इफेक्ट्स पढ़ रहे थे कि हमने डैम्स के बहुत सारे प्रॉफिटेबल एरियाज देखे। वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द डैम्स। यहाँ पर हम देखेंगे most of the objections of the projects arose due to their failure of achievement of the purpose which they have to build। जो आपने देखा कि मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट होते हैं, उनका ऑब्जेक्शन इसीलिए किया जाता है कि जिस ऑब्जेक्टिव के लिए वो बनाए जाते हैं, यदि दे हैव टू, वो अगर वो फेल हो जाते हैं उस ऑब्जेक्ट को ऑब्टेन करने में, तो उनका जो बनाने का मकसद होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। इसलिए उनका अपोजिशन किया जाता है। Ironically, the dams that were constructed on control the flood have triggered floods due to the sedimentation in the reservoirs। ठीक है, क्योंकि डैम्स को बनाने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, टू कंट्रोल द फ्लड। जो बहुत पानी का बहाव आ जाता है उसको रिजर्वर्स में कंट्रोल किया जाता है ताकि बाढ़ की सिचुएशन नहीं हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, रिजर्वर्स में भी सैनिटेशन मतलब दलदली भूमि या बहुत ज्यादा सीलन की समस्या पाई जाती है, तो बाढ़ को कंट्रोल करने में यहाँ ये डैम्स क्या हो जाते हैं, फेलियर माने जाते हैं। Moreover, big dams have mostly been unsuccessful in controlling the flood at the time of excessive rainfall। अगर कभी कभी excessive rainfall हो जाती है, अभी भी आपने देखा था कि कुछ एरियाज में डैम, एक प्रोजेक्ट भी आया था कि इंडिया में कम से कम 100 से लेकर 150 डैम्स हैं जो बहुत पुराने हो चुके हैं, लगभग 50 साल से भी ज्यादा पुराने हो चुके हैं। और अगर एक अच्छी रेनफॉल होती है तो हो सकता है ये डैम फ्लड्स को कंट्रोल करने में फेल हो जाए। सुना ना आपने, एक प्रोजेक्ट आया था अभी, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो डैम्स का, यहाँ नेगेटिव उसके इफेक्ट बता रहा है कि डैम का एक प्रमुख कारण क्या होता है, बनाने का, कंस्ट्रक्शन का ऑब्जेक्टिव होता है टू कंट्रोल द फ्लड एक्सेस रेनफॉल के समय। लेकिन जो बड़े बड़े डैम्स होते हैं एक्सेस रेनफॉल के समय, वो इस तरह के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में असफल रहते हैं। During the heavy rain aggravated the flood situation in Maharashtra and Gujarat in 2006। इसने यहाँ एग्जाम्पल दिया कि जैसा महाराष्ट्र और गुजरात में 2006 में बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हुई थी। The floods have not only devastated life and property but also caused extensive soil erosion। उस समय 2006 में न केवल उस फ्लड से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था बल्कि सॉइल इरोजन, क्योंकि वाटर का फ्लो इतना ज़्यादा था कि जो फर्टाइल लेयर थी वो वहां से पूरी चली गई, इसलिए इसे सॉइल इरोजन कहते हैं। Sedimentation is a mean that the floodplains were deprived of sleet, a natural fertilizer, further adding on the problem of land degradation। ठीक है, इसीलिए इसी तरीके से जो लैंड साइड का एरिया है वहां पर सेडिमेंटेशन की प्रॉब्लम पाई जाती है। एक्सेस सप्लाई के कारण क्या होता है, वाटर की बहुत एक्सेस सप्लाई के कारण वहाँ की जो लैंड होती है इसकी फर्टिलिटी बहुत, उसमें सॉल्ट की मात्रा बढ़ जाती है, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। It was also observed that the multi-purpose projects includes earthquake cause water-borne diseases, pest and pollution resulting from the excessive use of water। ये क्या है, ये डैम्स के नेगेटिव इफेक्ट हैं कि जितने भी डैम्स एरिया हैं वहाँ क्या प्रॉब्लम हो जाती है, वहाँ पर अर्थक्वेक आते रहते हैं क्योंकि वहाँ की जो लैंड होती है उसमें वाटर की एक्सेस सप्लाई के कारण वो क्या होते हैं, वहाँ पर अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं। और वहाँ पर वाटर डिजीजेस, क्योंकि पानी भरा रहता है रिजर्वर्स में, तो वाटर डिजीजेस के होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। और इसी तरह से पॉल्यूशन की प्रॉब्लम भी उन एरियाज में ज़्यादा पाई जाती है। सो दीज आर द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ डैम या फिर मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। क्लियर? Yes, ma'am. क्योंकि अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिया पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट आपको बताने, तो यहाँ पे मैंने आपको नेगेटिव इफेक्ट बताए। अब हम बात करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग।
ठीक है, अभी हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि देयर इज अ एम्पल वाटर एंड वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स. सो इंडिया इज फेसिंग द स्कैरसिटी ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मैनेजमेंट. कि हमारे यहाँ भी वाटर सर्कल बहुत अच्छा है, लेकिन लैक ऑफ मैनेजमेंट के कारण हमें स्कैरसिटी झेलनी पड़ती है. तो हमें क्या करना चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्टार्ट करना चाहिए, ताकि जितना भी रेन वाटर आता है वो वेस्ट ना हो, वो रिजर्वर्स में जाए. रूफ के जो चैनल्स होते हैं उनके थ्रू वो ग्राउंड वाटर को जो लेवल है उसको इंक्रीज करे. तो इस तरह का मैनेजमेंट इंडिया में भी होना चाहिए. यहाँ पर देख रहे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, यहाँ पर हम देख रहे हैं. Many thought that given the disadvantages and rising resistance against the multi-purpose river project, water harvesting system was a valuable alternative, both the social, economical and environmentally. ठीक है, बहुत सारे लोग जो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट को अपोज करते हैं, उनका मानना है कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जो सोशली भी अच्छा है और इकोनॉमिकली भी ज़्यादा साउंड माना जाता है, जिससे जो डैम के नेगेटिव इफेक्ट है उसे कम किया जा सकता है. इन एंशिएंट टाइम अलोंग विद द spontaneous hydraulic structures, there exists an extraordinary tradition of water harvesting system. इसी तरीके से पहले समय में भी था, जब डैम नहीं होते थे तब भी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइड्रोलिक सिस्टम उस समय जल प्रबंधन का चलता था. पीपल हैड इन डेप्थ knowledge of rainfall regime and soil type and developed wild ragging technique to harvest rain water. उस समय भी लोगों को इस बात की पूरी जानकारी थी, वो सेव वाटर करना चाहते थे, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम उस समय भी चलता था. पानी को कैसे वो रिजर्वर्स में कंट्रोल या स्टोर करके रखते थे. ग्राउंड वाटर, रिवर वाटर एंड फ्लड वाटर इन कीपिंग विद द लोकल इकोलॉजिकल कंडीशन एंड देयर वाटर नीड्स. ठीक है, आज के जैसे हमने डैम बना दिए, लेकिन इसके नेगेटिव इफेक्ट है. तो पहले एंशिएंट टाइम में भी रेन वाटर को क्या करते थे, हार्वेस्ट, उसको रिजर्वर के रूप में कंट्रोल करके रखते थे, लेकिन उसके नेगेटिव इफेक्ट कम पाए जाते थे. तो ये कह रहे हैं कि पहले के टाइम में ऐसी स्थिति थी कि ग्राउंड वाटर को इंक्रीज करने के लिए, रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए बहुत अच्छी टेक्निक्स का यूज किया जाता था. इन हिल एंड माउंटेन्स रीजन्स पीपल बिल्ट डाइवर्जन चैनल लाइक द गल्स एंड पुल्स. ठीक है, जो माउंटेनियस एरिया होते हैं वहां पे क्या होता है, पानी फ्लो होके निकल जाता है. तो वहां पर भी क्या करते हैं, वहां का जो लोकल लैंग्वेज में उसे गल्स और गल्स के नाम से जाते हैं, उसके रूप में वो क्या करते थे, डाइवर्जन बनाते थे, पानी को मोड़ दिया जाता था और वो एक रिजर्वर में चले जाते थे. इन द वेस्टर्न हिमालय फॉर द एग्रीकल्चर, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाज कॉमनली प्रैक्टिसेस टू ड्रिंकिंग वाटर. इसी तरह से रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यानी छतों को नालियों से जोड़ा जाता था और उस वाटर को या तो अंडरग्राउंड वाटर में कन्वर्टेड किया जाता है या उसे किसी टैंक या रिजर्वर में स्टोर करके रखा जाता है. इट इज पर्टिकुलरली इन राजस्थान, इन द फ्लड प्लेन ऑफ बंगाल, पीपल डेवलप्ड इंक्लूडेशन चैनल्स. ठीक है, जहां राजस्थान में रूफ टॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम बेस्ट माना जाता है, क्योंकि बारिश की जो क्वांटिटी है 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होती, तो वो रेन वाटर को हार्वेस्ट करके रख सकते हैं. वहीं एक्सेस रेनफॉल वाले जो एरिया जैसे बंगाल वाला एरिया है, वहाँ पर इस तरह के सिस्टम्स अलग तरीके से उसको नोटेड किया जाता है. In Bengal, irrigation their fields in the arid and semi-arid regions. Agriculture fields were converted into the rain feed storage structure with allowed to water stand and moisten the soil like the khadins. जो सेमी एरिड लैंड्स होती हैं वहाँ पर खादिन्स का यूज किया जाता है. इन जैसलमेर एंड जोहट इन द पार्ट ऑफ राजस्थान. अब देखिए जैसलमेर और राजस्थान जैसे एरिया, ठीक है, जो ज़्यादातर ड्रॉट प्रोन एरियाज में आते हैं, जो बहुत कम वर्षा 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर तक की वर्षा जहाँ पर पाई जाती है, वहाँ पर खादिन और जोहड़ का यूज़ करते हैं. यानी छोटे छोटे गड्ढे बना दिए जाते हैं. दे हैव टू कलेक्ट द रेन वाटर इन दीज
जोहड़ और खादिन्स, वो इन खादिन्स या जोहड़ में वाटर कलेक्शन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का कार्य वो करते हैं। तो इस तरह से हर एरिया में क्या होना चाहिए, क्योंकि वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इट इज वी गेट फ्रॉम द नेचर बाय द वाटर सर्किल, तो हमें उसको कलेक्ट करना, उसके एडवर्स इफेक्ट की जगह उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स को सोचना चाहिए। तो इसने बताया कि हर एरिया में इसके अलग अलग तरीके हैं, जैसे इसने कहा इन द सेमी एरिड और एरिड रीजन ऑफ राजस्थान, बीकानेर, फलोदी एंड बाड़मेर, ऑलमोस्ट द हाउसेज ट्रेडिशनली हैड अंडरग्राउंड टैंक्स, कि जितने भी सेमी एरिड या एरिड रीजन्स में आते हैं वहां पर टैंक्स बनाए गए हैं फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर, वहां पर ड्रिंकिंग वाटर को स्टोर करने के लिए टैंक्स बनाए गए हैं। अब ये टैंक्स क्या है, जस्ट लाइक अ बिग रूम, ये एक बड़े कमरे के रूप में, ठीक है ना, आपके घरों में भी टैंक होते हैं ना, देखते हैं ना, स्टोरेज टैंक होते हैं, जैसे एक कमरा होता है, ठीक है, उसकी जो वॉल्स होती है वो बहुत मजबूत बनाई जाती है ताकि पानी में सैनिटेशन की प्रॉब्लम वहां नहीं हो। द टैंक्स आर कुड बी द लार्ज बिग रूम, वो टैंक क्या होते हैं, बड़े कमरे के रूप में होते हैं। वन हाउस होल्ड इन फलोदी हैव अ टैंक दैट वॉज 6.1 मीटर डेप्थ, ज्यादातर जो फलोदी या कम एरिया वाले बारिश वाले रीजन है वहाँ 6 मीटर तक के डेप्थ तक के कमरे होते हैं, 4.27 मीटर लॉन्ग एंड 2.244 मीटर्स वाइड चौड़ाई वाले एरियाज होते हैं। The tanks were part of the well-developed rooftop water रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये टैंक का पानी जैसे आप तो डायरेक्ट लेते हैं प्योर वाटर से, वहां ये सिस्टम नहीं होता, उसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से जोड़ा जाता है, यानी जो छतें हैं उसे पाइप के थ्रू नालियों से जोड़ा जाता है और वो पानी वहां टैंक में इकट्ठा हो जाता है। Were built inside the main house and courtyard. They were connected to the sloping roof of the house through a pipe. इस तरह के टैंक्स किससे जुड़े होते हैं, रूफ से जुड़े होते हैं, पाइपलाइन के थ्रू जुड़े होते हैं और वो वाटर सप्लाई उन टैंक्स में हो जाती है। Rain falling on the rooftop would travel down to the pipes and store in these underground tanks. ठीक है, जब बारिश होती है तो छतों से ये पानी पाइप्स के थ्रू कहाँ चला जाता है, टैंक्स में चला जाता है। The first spell of run water was usually not collected, लेकिन जो फर्स्ट रेन होती है उसका वाटर कलेक्ट नहीं किया जाता, ठीक है, क्यों, क्लीनिंग पर्पस के कारण। This would clean the roof and pipes, ये जो पानी होता है उसको यूज किया जाता है ताकि छतें और पाइप पहले क्लीन हो जाए। The rain water from the subsequent showers was then collected, उसके बाद जब लगातार बारिश होती है तो उस तरह के पानी को कलेक्ट किया जाता है। The rainwater can be stored in the tanks till the next rainfall, ये जो रेन वाटर है उसे टैंक्स में कलेक्ट किया जाता है ड्रिंकिंग वाटर के लिए जब तक कि दूसरी रेनफॉल नहीं हो। इसके कुछ स्टेप्स यहाँ पर हम देख रहे हैं, देयर आर सम स्टेप्स फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। सबसे पहला, रूफ टॉप रेन वाटर इज कलेक्टिंग यूजिंग द पीवीसी पाइप। सबसे पहले रूफ को टैंक से जोड़ने के लिए पाइप्स का यूज किया जाता है। फिल्टर यूजिंग सैंड एंड ब्रिक्स, उसमें फिल्ट्रेशन के लिए सैंड और ब्रिक्स का यूज किया जाता है कि जो पानी आए वो फिल्टर होकर टैंक्स में भरे। अंडरग्राउंड वाटर पाइप्स टेक्स वाटर टू शम्प फॉर द इमीडिएट यूजेस, और इस तरह से वहाँ अंडरग्राउंड पाइप सिस्टम इस तरह से होता है कि आप उसका इमीडिएट यूज भी कर सकते हैं। एक्सेस वाटर फ्रॉम द स्लम्स इज टेकन टू द वेल, और जब टैंक फुल हो जाता है उसका एक्सेस वाटर वहाँ पे कहाँ चला जाता है, वेल की साइड उसे कन्वर्टेड किया जाता है। वाटर फ्रॉम वेल रिचार्ज द अंडरग्राउंड वाटर, क्यों किया जाता है, क्योंकि जो एक्सेस वाटर है वो कहाँ चला जाएगा, वेल में चला जाएगा, और जिससे अंडरग्राउंड वाटर है उसका लेवल भी इंक्रीज होगा। टेक वाटर फ्रॉम द वेल लेटर, जब आपको जरूरत है आप उस वेल से भी पानी का इरिगेशन फैसिलिटीज के रूप में यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया, यहाँ पे लिखिए व्हाट डू यू मीन बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। What do you mean by rain water harvesting system? Why it is important? Why it is important in less rainfall areas? लिख रहे हैं क्वेश्चन? Yes, ma'am. लिखिए what is rain water harvesting system?
Why it is important for less water? Why it is important for less water areas? Clear? Yes, ma'am. Next, explain the following terms. Explain the following terms. हमने टर्म्स यहाँ पर देखी थी. टर्म्स में लिखिए गुल्स, पुल्स, टैंक्स, जोहर्ट्स एंड खादिन्स. इन टर्म्स के मीनिंग आपको पता होनी चाहिए. गुल्स, कुल्स, जोहर, खादिन्स, टैंक्स. लिख लिया? Yes, ma'am. कितने क्वेश्चन हो गए? मैम 4 क्वेश्चंस हो गए. 4 क्वेश्चन हो गए ना. ठीक है. नेक्स्ट लिखिए. व्हाट आर द मेजर स्टेप्स? व्हाट आर द मेजर स्टेप्स? What are the major steps of rooftop rainwater harvesting system? What are the major steps for rooftop rainwater harvesting system? Next लिखिए क्वेश्चन. Name the places of Rajasthan. Name the places of Rajasthan where Johar and Khadins are used for rainwater collection. Where Johar and Khadins are used for rainwater collection. Next लिखिए. Which technique of water collection? Which technique of rainwater collection is used in Rajasthan's for the arid and semi-arid regions. For the arid and semi-arid regions. Clear? Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. ma'am. एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गए हो गए आज. I Ma'am, think 5. 5 हो गए. ओके, आज इतना ही करेंगे. यू हैव टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन इन योर कॉपी. आपकी कॉपीज में सारा काम होना चाहिए. ओके. ओके मैम. मैप वर्क के लिए आप एक आउटलाइन मैप लेंगे, उसे कॉपी में पेस्ट करेंगे, फिर उसमें डैम्स और रिवर मार्क करेंगे. ओके. ओके मैम. ठीक है. ओके, हैव अ नाइस डे. थैंक यू.